हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को भाई। कैसे हैं आप सभी? जय हिंद सभी को भाई। गुड आफ्टरनून सभी को। एक बार वॉइस वीडियो अपनी चेक करके बताना। वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें एक बार चेक करके बता दो। और सारा कुछ ठीक ठाक है ना? फोर्थ जनरेशन हम पढ़ रहे थे, है ना? फोर्थ जनरेशन पढ़ रहे थे हम। एक बार बस वॉइस वीडियो बता दो, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है ना? बताना एक बार, सब कुछ ओके है ना? इज इट ओके? एवरीथिंग इज एवरीथिंग ओके? चलिए भाई, करते हैं शुरू अपना काम लेके प्रभु का नाम। गुड इवनिंग भाई, नमस्ते। दोनों चीज़ें ओके हैं जी? वॉइस भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, तो सब कुछ क्लियर है। तो चलिए भाई, इसी बात पे करते हैं अपना काम शुरू। आगे हम जनरेशन पढ़ रहे थे और फोर्थ जनरेशन पढ़ रहे थे, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, अब की बार कांस्टेबल पार, अब की बार कांस्टेबल तो क्या, सब कुछ पार, इंस्पेक्टर वगैरह सब कुछ पार कर देंगे, चिंता ना करो, ठीक है ना? आराम से धैर्य से पढ़ते चले जाना, नोट्स बना लेना अच्छे तरीके से, एक एक चीज क्लियर करेंगे, एक एक चीज बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना? फोर्थ जनरेशन पर हम आए हुए हैं, ऐसा ही है? एक बार बता दो, बस कमेंट करके बता दो, फोर्थ जनरेशन पर हम आए हुए हैं। फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी हमने लिख ली थी कि इसके अंदर एलएसआई और वीएलएसआई आया था। और फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज आज हमने नोट करनी है कि फोर्थ जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज थी, ऐसा ही है ना? कहाँ नहीं है अपनी क्लास? कोई बात नहीं। अच्छा, कल नहीं थी? हाँ, एक दो बार हो जाता, वैसे मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी अपनी, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना? हाँ, मंडे टू फ्राइडे भाई। चलिए भाई, आ जाओ। ठीक है, देखो, देखिए भाई मेरे, फोर्थ जनरेशन हम पढ़ रहे हैं। फोर्थ जनरेशन, और फोर्थ जनरेशन में मेरे भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? फोर्थ जनरेशन में जो समय है, यानी कि टाइम जो है, जो तकनीक है, यानी कि टेक्निक जो है, टाइम फोर्थ जनरेशन के अंदर, टेक्निक फोर्थ जनरेशन के अंदर, टेक्निक जो है वो फोर्थ जनरेशन के अंदर, टाइम जो है फोर्थ जनरेशन का वो कितना रहा? 1975 टू 89, 1975 टू 89। टेक्निक जो है वो क्या रही थी? एल एस आई और वी एल एस आई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब अभी बारी आ रही थी लैंग्वेज की। किस चीज़ की बारी आई हुई थी? लैंग्वेज की। लैंग्वेज की बारी आई हुई थी मेरे भाई। तो लैंग्वेज, लैंग्वेज माने भाषा, लैंग्वेज माने भाषा। कैसी भाषा यूज होती थी यहाँ पर? तो लिख लीजिए भाई, कैसी भाषा यूज होती थी? यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज होती थी वो लैंग्वेज यूज होती थी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज होती थी मेरे भाई। कैसी लैंग्वेज थी? नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज यूज होती थी, पहली बात, ठीक है ना? जैसे नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज का उदाहरण है जैसे कि एस क्यू एल। एस क्यू एल की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, तो लिख लीजिए मेरे भाई, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है मेरे भाई। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है ये क्या होती है? आपकी एसक्यूएल होती है, ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? 3 से 4 ही रहती है अपनी क्लास, 3 से 4 ही होती है हमेशा भाई, ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक की बातें ओके हैं? नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज थी, एसक्यूएल थी, जैसे कि आपकी एसक्यूएल। ये सभी भाषाएं जो भी हैं, अब आगे जो होगी ये भाषा जो है आपकी एसक्यूएल, मशीन पर निर्भर नहीं थी। मशीन पर निर्भर नहीं थी। निर्भर नहीं थी का क्या मतलब है? निर्भर नहीं थी, इंग्लिश में कहेंगे इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी। इंडिपेंडेंट लैंग्वेज माने स्वतंत्र भाषा थी, मशीन पर डिपेंडेंट नहीं थी मेरे भाई। स्वतंत्र लैंग्वेज थी यानी कि मशीन पर डिपेंडेंट नहीं थी। सर हिंदी में, हिंदी में तो यही लगेगा भाई मेरे, हिंदी में तो लिखा, जैसे हिंदी में लिखा ये भी हिंदी में लिखा, ठीक है ना? और इट वॉज पोर्टेबल लैंग्वेज। इट वॉज
पोर्टेबल, इट वॉज पोर्टेबल, पोर्टेबल थी मेरे भाई ये भाषा, यानी कि एक मशीन से दूसरी मशीन में यूज की जा सकती थी, एक मशीन से दूसरी मशीन में यूज की जा सकती थी ये भाषा मेरे भाई। यहाँ से यहाँ पर प्रोग्राम चल सकता था, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को जी? थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच सोमनाथ जी, ठीक है, ओके, डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण मेरे भाई, क्या आ जाते हैं, उदाहरण आ जाते हैं, यानी कि एग्जाम्पल आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में मैं एक ही कंप्यूटर लिखवाऊंगा और वो है क्रे वन। क्या है मेरे भाई? क्रे वन है जो इसका उदाहरण है कंप्यूटर का। और मुख्य बिंदु जो है आगे लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मुख्य बिंदु के अंदर। तो एक बार यहाँ तक लिख के डन करो फटाफट, यहाँ तक लिख के है जो हो एक बार डन कर दो फटाफट, उसके बाद अगले पेज पे जो है मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। हाँ जी मलिक साहब, थैंक यू सो मच। यहाँ तक लिख के डन कर दो एक बार फटाफट। दोनों ही चीजें बता रहा हूँ भाई, कुछ पॉइंट बता रहा हूँ मैं, जो ये पॉइंट है ये इंग्लिश में रहेंगे तो इंग्लिश में ही रहेंगे, ठीक है ना, इंग्लिश में होंगे तो ये पॉइंट जो है इंग्लिश में ही रहेंगे। अब एक चीज देखने लायक है, आप सोचोगे, आप समझोगे कि यहाँ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। कौन सी लैंग्वेज थी? नॉन प्रोसीजरल। अब नॉन प्रोसीजरल क्या होता है? देखो, जिसमें प्रोसीजर ना हो, प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर होते हैं फंक्शन। प्रोसीजर क्या होते हैं मेरे भाई? प्रोसीजर होते हैं फंक्शन। फंक्शन होते हैं प्रोसीजर, जिसमें फंक्शन ना हो। इसका मतलब इससे पहले वाली जो लैंग्वेज थी तीसरी जनरेशन के अंदर, वो प्रोसीजरल थी, बिल्कुल सही बात है। यानी कि थर्ड जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेज थी, थर्ड जनरेशन वाली भाषा थी, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो थी प्रोसीजरल थी। इसका मतलब तो यही हुआ, बिल्कुल सही बात है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज वॉज प्रोसीजरल भाई। कैसी थी? प्रोसीजरल लैंग्वेज थी भाई। क्लियर है बात सभी को यहाँ तक? हाँ जी, ओके। मैंने कहा कि समय जो है वो समय जो है 1975 टू 89 रहा। टेक्निक जो है LSI, पिछली बार लिखवा दिया था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लैंग्वेज जो है वो नॉन प्रोसीजरल रही। नॉन प्रोसीजरल का मतलब, प्रोसीजर का मतलब होता है फंक्शन, यानी कि फंक्शन नहीं होते थे। इससे पहले की जितनी भाषा होती थी उनके अंदर फंक्शन होते थे। और नॉन प्रोसीजरल भाषा का उदाहरण है SQL लैंग्वेज। SQL की फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी क्या होता है? क्यूरी होता है क्वेश्चन मेरे भाई। क्यूरी क्या होता है? क्यूरी होता है क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना। क्यूरी का मतलब होता है क्वेश्चंस, ध्यान में रखना भाई। क्यूरी होता है क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन होता है क्यूरी। और ये मशीन पर निर्भर भाषा नहीं थी, मींस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज थी, मशीन पर निर्भर नहीं थी, इंडिपेंडेंट थी। और इट वाज पोर्टेबल, यानी कि पोर्टेबल थी। पोर्टेबल का मतलब है एक मशीन से दूसरे मशीन में चल सकती थी, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? हाँ जी, SQL मैंने बता दिया, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी का मतलब होता है क्वेश्चन, एक ऐसी भाषा जिसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता था। जैसे आजकल आप पूछते हो रेलवे ऐप से, आप क्वेश्चन पूछते हो कि कौन सी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ठीक है ना। चलिए भाई, तीसरे जनरेशन की लैंग्वेज जो है वो प्रोसीजरल भाषा थी भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। देखो, इसके बाद मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। मुख्य बिंदु यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई। मुख्य बिंदु इस जनरेशन के क्या क्या रहे मेरे भाई? मुख्य बिंदु जो है यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या रहे इस जनरेशन के अंदर? इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट वो क्या क्या रहे इस जनरेशन के अंदर? देखो मेरे भाई, इस जनरेशन के अंदर क्या रहा? इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ भाई। माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ मेरे भाई। किस चीज का विकास हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ भाई। माइक्रो प्रोसेसर का क्या हुआ? विकास हुआ। माइक्रो प्रोसेसर का विकास यहाँ पर हो गया भाई, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर का विकास का मतलब क्या है? इंग्लिश में कहेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर भाई। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर भाई। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर मेरे भाई। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर का इस जनरेशन के अंदर विकास हुआ। हाँ हाँ करवाएंगे, साथ के साथ करवा देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो गोपी जी। पोर्टेबल का मतलब होता है जो एक जगह से, ये चीज है, ये जो है ये मैं जेब में डाल करके दूसरी जगह ले जा सकता हूँ, इसका मतलब ये पोर्टेबल है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चीज आसानी से लाई ले जाई जा सके उसे पोर्टेबल कहा जाता है।
और भाषा पोर्टेबल होने का मतलब है एक कंप्यूटर में तो वो भाषा चल ही रही थी, वो किसी दूसरे कंप्यूटर में वही भाषा चलाएं तो चल जाएगी, वो भाषा पोर्टेबल होती है भाई। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो माइक्रो प्रोसेसर था, माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था, किस कंपनी ने बनाया था और कब आया था? वैसे तो इसकी जनरेशन का ईयर जो है अलग है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भाई, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज, पहला माइक्रो प्रोसेसर था, हिंदी में कहेंगे था, इंटेल, इंटेल 4004, इंटेल 4004 बाई टेड होफ, बाई टेड होफ, टेड होफ के द्वारा बनाया गया इंटेल कंपनी का 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था भाई। ठीक है ना, पहला माइक्रो प्रोसेसर था। हाँ, लैपटॉप पोर्टेबल होता है, वो पढ़ेंगे लैपटॉप के बारे में भी आगे, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। चलिए भाई, माइक्रो प्रोसेसर का क्या यूज होता है? माइक्रो प्रोसेसर ही तो है जो सब कुछ है। सर एमसीक्यू कहाँ से करें? पहले थ्योरी तो पढ़ लो, एक बार थ्योरी पढ़ लो फिर एमसीक्यू की सोचना, ठीक है ना। क्लियर है बात यहाँ तक? और इस जनरेशन के अंदर लैन मैन वैन का विकास हुआ भाई, डेवलपमेंट ऑफ लैन मैन वैन, डेवलपमेंट ऑफ लैन मैन वैन भाई, नेटवर्क लैन मैन वन भाई। इनकी फुल फॉर्म मैं यहाँ नहीं लिखवाऊंगा, जहाँ इनको पढ़ेंगे वहाँ लिखवाऊंगा, ठीक है ना। सिर्फ इतना लिख लीजिए कि LAN MAN WAN का विकास यहीं पर हुआ था भाई, ठीक है। तो ये थी अपनी फोर्थ जनरेशन। कौन सी जनरेशन थी मेरे भाई? ये मेरे भाई फोर्थ जनरेशन थी आपकी, जो कि बहुत ही जबरदस्त जनरेशन थी, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर का विकास कौन सी जनरेशन में हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया था। हालांकि जनरेशन का जो पीरियड रहा है वो 75 to 89 रहा है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर बना था 1971 में, बनना शुरू हो गया था और शुरू होकर के बन गया था, तैयार हो गया था कह लीजिए। इस जनरेशन के अंदर जो है ये फुली डेवलप्ड हो गया था, इंटेल 4004 नाम है, टेड होफ के द्वारा बनाया गया था फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भाई। भारत का एकमात्र माइक्रो प्रोसेसर है, कौन सा है? भारत का एकमात्र माइक्रो प्रोसेसर है, एकमात्र माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है मेरे भाई? इसका ईयर चौथी जनरेशन में नहीं लिख रहा हूं मैं, ये अलग से पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये पॉइंट मैं अलग से लिख रहा हूं, ये चौथी जनरेशन के अंदर नहीं है, प्रोसेसर के साथ साथ बता रहा हूं। भारत का एकमात्र माइक्रो प्रोसेसर जो है वो है शक्ति। क्या नाम है? शक्ति भाई। भारत का एकमात्र माइक्रो प्रोसेसर शक्ति भाई, IIT मद्रास के द्वारा भाई, IIT मद्रास, शक्ति नाम का भारत का प्रोसेसर है भाई, ठीक है ना। मैंने अभी तो बताया लैन मैन वैन में वहां पढ़ाऊंगा जहां पढ़ाने हैं ये, ठीक है ना। अभी इनके बारे में नहीं बताऊंगा ये होते क्या है, ठीक है। अभी आप एक बार इनको नोट कीजिए बस, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, नोट लिख लीजिए, अलग से है ये, कह लीजिए नोट, अलग से नोट है कि भारत का पहला एकमात्र माइक्रो प्रोसेसर जो है उसका नाम है शक्ति, और ये IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया था। एक बार यहाँ तक की बातें डन कीजिए, जल्दी से मैं फिफ्थ जनरेशन पे पहुंचता हूँ, पांचवी जनरेशन पे पहुंच जाते हैं फिर। बताओ, फटाफट आने दो। द ओनली इंडियन माइक्रो प्रोसेसर, कह रहे सर इंग्लिश में भी लिखो, द ओनली इंडियन माइक्रो प्रोसेसर भाई, ओनली इंडियन माइक्रो प्रोसेसर भाई, इंडियन माइक्रो प्रोसेसर, बस यहां से जोड़ दीजिए, ओनली इंडियन माइक्रो प्रोसेसर शक्ति, केवल भारतीय माइक्रो प्रोसेसर जो है वो शक्ति है भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? जो टर्म इंग्लिश में यूज होती हैं कंप्यूटर में वो इंग्लिश में ही लिखी जाएंगी, बाकी चीजें मैं समझाने के लिए आपको हिंदी में लिख रहा हूँ, बार बार मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, हिंदी में वैसे ही लिखूंगा मैं, ठीक है ना। इंग्लिश भी साथ के साथ लिख रहा हूँ, बार बार कि हिंदी में लिखो सर, इंग्लिश में लिखो सर, हिंदी में लिखो सर, इंग्लिश में लिखो, कोई फायदा नहीं है ऐसे कमेंट करने का, ठीक है ना।
क्लियर है बात सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ जनरेशन पर चलते हैं भाई। फिफ्थ जनरेशन पर चलते हैं। कौन सी जनरेशन है? फिफ्थ जनरेशन मेरे भाई, फिफ्थ जनरेशन भाई। फिफ्थ जनरेशन जो है सबसे आखिरी जनरेशन है। अभी जो जनरेशन चल रही है वो फिफ्थ जनरेशन ही तो चल रही है। अभी जो जनरेशन चल रही है वो कौन सी है मेरे भाई? वो फिफ्थ जनरेशन ही है जो अभी चल रही है ना? ऐसा ही है ना? अभी जो जनरेशन चल रही है वो कौन सी जनरेशन है? फिफ्थ जनरेशन है मेरे भाई। ठीक है, देखो इसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले समय लिखेंगे, यानी कि टाइम लिखेंगे। एक बार मैं बता चुका हूँ इनको कि टाइम लिखना है इसमें आपने। और तकनीक लिखेंगे, यानी कि इसको बता चुका हूँ मैं, आप इसको जो है तकनीक को जो है, तकनीक को जो है आप क्या लिखोगे? टेक्निक लिखोगे। तकनीक को जो है आप टेक्निक लिखोगे। इसके बाद जो है आप लैंग्वेज लिखोगे, यानी कि भाषा लिखोगे मेरे भाई। भाषा को जो है आप क्या कहोगे? लैंग्वेज कहोगे मेरे भाई। भाषा को आप क्या कहोगे? लैंग्वेज कहोगे। इसके बाद जो है आप उदाहरण लिखोगे मेरे भाई। उदाहरण क्या है इस जनरेशन के? यानी कि आप एग्जाम्पल लिखोगे। क्या लिखोगे? एग्जाम्पल लिखोगे। और इसके बाद इसके हम मुख्य बिंदु लिखेंगे मेरे भाई। क्या लिखेंगे? मुख्य बिंदु लिखेंगे, यानी कि हम इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके जो है हम लिखेंगे। ये सभी जनरेशन में ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है ना? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? क्लियर है? चलिए भाई आ जाओ। टाइम जो है इस जनरेशन का कब से कब तक रहा? 1989 टू टिल डेट भाई। 1989 टू टिल डेट मेरे भाई, टिल डेट। आज तक जो है ये जनरेशन चल रही है। आज तक जो है ये जनरेशन चल रही है, 1989 से आज तक भाई, ठीक है ना? 1989 से आज तक चल रही है भाई। टेक्निक जो है इस जनरेशन के अंदर कौन सी यूज़ हुई मेरे भाई? टेक्निक यूज़ हुई इसके अंदर ULSI। क्या यूज़ हुआ भाई? ULSI। ULSI क्या होता है मेरे भाई? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भाई। क्या यूज़ होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है भाई। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है मेरे भाई। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है भाई, ठीक है? क्लियर है बात सभी को? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लैंग्वेज जो है इस जनरेशन के अंदर कौन सी भाषाएं जो है वो शामिल हो गई थी? इस जनरेशन में जो है भाषाएं आपकी प्रोलोग भाषा। कौन सी भाषा? नाम है भाषाओं के, प्रोलोग। प्रोलोग भाषा भाई। इस जनरेशन में आपकी मरकरी भाषा। मरकरी भाषा। इस जनरेशन के अंदर आपकी भाषा OPS 5। OPS 5 ये भाषाएं इस जनरेशन के अंदर शामिल हुई भाई, ठीक है ना? कब तक चलेंगी ये जनरेशन? जब तक, अच्छा अभी तो मतलब थोड़ी देर और चलेंगे, पांचवी जनरेशन अभी खत्म कर देता हूँ मैं, अगर ये वाला टाइम की बात कर रहे हो तो। और अगर कह रहे हो कि इसमें कंप्यूटर में कब तक चलेंगी, तो जब तक चलेंगी जब तक टेक्नोलॉजी बदलती रहेंगी तब तक भाई, ठीक है ना? एग्जाम्पल क्या रहे इसके, इस जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल क्या रहे? लैपटॉप यहाँ पर आ गया भाई, लैपटॉप। यहाँ पर आ गया डेस्कटॉप। यहाँ पर और क्या आ गया? डेस्कटॉप आ गया मेरे भाई। यहाँ पर स्मार्टफोन आ गई। क्या आ गए मेरे भाई? स्मार्टफोन जो है वो यहाँ पर आ गए भाई, ठीक है ना? डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन यहाँ पर आ गए। क्लियर है बात सभी को? चलिए भाई, इसके बाद बचे हैं मुख्य बिंदु, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है भाई। क्या बचा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है भाई। इस जनरेशन में AI का विकास हुआ भाई। इस जनरेशन में क्या हुआ? AI का विकास हुआ भाई। इस जनरेशन के अंदर क्या हुआ मेरे भाई? इस जनरेशन में AI का विकास हुआ। किस चीज का? AI का विकास हुआ मेरे भाई, विकास हुआ। AI क्या है? AI है मेरे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI क्या है? AI है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है AI भाई, ठीक है ना? ठीक है ना? बात क्लियर हुई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है AI भाई, ठीक है ना?
चलिए देखिए भाई, AI was developed, AI was developed, AI was developed भाई, ठीक है ना, AI का विकास हुआ इस जनरेशन के अंदर भाई। हु वॉज फादर ऑफ AI, AI का जो पिता है वो कौन था भाई? AI के पिता जो हैं, फादर ऑफ AI जो हैं वो कौन थे मेरे भाई? फादर ऑफ AI भाई, यानी कि AI के पिता भाई जॉन मैकार्थी। कौन थे मेरे भाई? जॉन मैकार्थी मेरे भाई। क्या थे? जॉन मैकार्थी जो हैं AI के पिता थे भाई। क्या थे? जॉन मैकार्थी जो हैं वो क्या थे मेरे भाई? AI के पिता थे भाई, ठीक है ना। जॉन मैकार्थी भाई, फादर ऑफ AI, AI के पिता भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? हाँ जी, क्लियर है ना सर? सुपर कंप्यूटिंग बिलोंग टू फिफ्थ जनरेशन, बिल्कुल। फोर्थ जनरेशन में भी था वो तो क्रेवन जो है सुपर कंप्यूटर ही था वो। आगे लिखवाएंगे सुपर कंप्यूटर, जब पढ़ेंगे तब बताएंगे सर। इंग्लिश में भी डेफिनेशन दे देना, दे दी भाई इंग्लिश में। AI वॉज डेवलप्ड, फादर ऑफ AI वॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फादर वॉज जॉन मैकार्थी। इज इट ओके? फिफ्थ जनरेशन ओके है सभी को? अभी यहाँ पर एक पॉइंट और लिखेंगे फिफ्थ जनरेशन के बारे में। इंटरनेट वॉज डेवलप्ड इन दिस जनरेशन, इंटरनेट वॉज डेवलप्ड। इस जनरेशन में क्या चीज और डेवलप हो गई थी मेरे भाई? इंटरनेट भी डेवलप हो गया था मेरे भाई, ठीक है ना। क्लियर है? फोर्थ जनरेशन में एग्जाम्पल नहीं पढ़ाए, पढ़ा दिए भाई। क्रेवन एग्जाम्पल है उसका, ठीक है ना। VLSI क्या है सर? VLSI पिछली जनरेशन का पूछ रहे हो, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, जो कि टेक्निक है, जैसे वैक्टर की बातें। ओके है? डन। देखिए मेरे भाई, इंटरनेट का विकास इसी जनरेशन में हुआ था भाई। इंटरनेट का जो विकास हुआ था इसी जनरेशन के अंदर हुआ था। इंटरनेट वॉज डेवलप्ड, ठीक है ना। इंटरनेट वॉज डेवलप्ड भाई, इंटरनेट का विकास हुआ भाई। इंटरनेट का क्या हुआ? विकास हुआ भाई। इंग्लिश में लिखेंगे तो इंटरनेट वॉज डेवलप्ड भाई, इंटरनेट वॉज डेवलप्ड भाई, इंटरनेट वॉज डेवलप्ड भाई, ठीक है ना। इंटरनेट वॉज डेवलप्ड भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? याद नहीं रह पाता सर? रह जाएगा, रह जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। चलिए भाई मेरे भाई, यहाँ एग्जाम्पल के अंदर इसके परम सुपर कंप्यूटर और लिख लेना भाई। इसके एग्जाम्पल में परम और लिख लेना, PARAM, परम सुपर कंप्यूटर और ऐड कर लेना इसके एग्जाम्पल के अंदर। एग्जाम्पल लिखा लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, और परम भी ऐड कर लेना, परम भी इसी में ऐड कर लेना भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात? अब यहाँ तक फिफ्थ जनरेशन तक की सारी चीजें क्लियर हैं? एक बार बता दो कमेंट करके, मैं रिवाइज कर देता हूँ, एक झटके में रिवाइज कर दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। फटाफट अपना मैच कर लेना डेटा, जो भी है, जो भी डेटा है ना अपना मैच कर लेना, अपना अपना डेटा। मैं रिवाइज करूंगा अभी, ठीक है ना। एक बार बताओ, यहाँ तक लिख लिया तो ओके करो, एक बार थम्स अप करो, उसके बाद मैं रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज करने के बाद जो है आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। चलिए भाई, डन है सर? ओके सर, डन है सर, ओके। चलिए देखो, चलिए हम एक बार शुरू से कहानी पढ़ते हैं इसकी। शुरू से कहानी में क्या था कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, जो कि कंप्यूट शब्द से बना था। कंप्यूट शब्द ग्रीक और लेटिन भाषा का शब्द है। जहाँ ग्रीक आ जाए तो ग्रीक, लेटिन आ जाए तो लेटिन भाषा का शब्द है। एक शब्द और था जिसे कंप्यूटर कहा गया, उसका मतलब था टू कंप्यूट, टू कैलकुलेट, यानी कि गणना करना। हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा गया। कंप्यूटर की डेफिनेशन थी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं है,
इलेक्ट्रिकल मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रिकल मशीन है कंप्यूटर, जो कि इनपुट के तौर पे डेटा और इन्फॉर्मेशन लेती है और प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रदान करती है। अब डेटा क्या था? डेटा जो है आपका किसी भी व्यक्ति से संबंधित जानकारी का वह भाग जो मीनिंगलेस होता है। डेटा इज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्सन विच इज मीनिंगलेस, जो कि मीनिंगलेस होता है। क्या होता है? मीनिंगलेस, उसे डेटा कहा गया था, जो कि न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल, अल्फा न्यूमेरिकल, 3 प्रकार का डेटा, 4 प्रकार का सिंबॉलिक भी कह सकते हैं, हम पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हमने इसके इतिहास की शुरुआत की। इतिहास में 3000 ईस्वी पूर्व चले गए। 3000 ईस्वी पूर्व में अबैकस, जो कि लकड़ी का फ्रेम होता था जिसमें बेड होते थे, यानी कि मनके होते थे, कैलकुलेशन करने का काम आता था, जोड़ घटा काम करता था। दुनिया की पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो अबैकस। फिर 1617 ईस्वी में पहुंचे, जहां पर जॉन नेपियर ने लोगरिथम का आइडिया दिया, लोग्स एंड बोन्स डिवाइस बनाई। फिर 1642 में ब्लेज पास्कल ने बहुत बड़ा काम कर दिया और उन्होंने दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर तैयार कर दिया, जो कि पास्कलिन था, पास्कल मशीन था, एडिंग मशीन था, जोड़ कर सकता था, कैरी ट्रांसफर कर सकता था, क्लॉक मैकेनिज्म पर वर्क करती थी। वो मशीन जो है आपकी कैरी ट्रांसफर करने में सक्षम थी। ठीक है ना? एडिंग मशीन जिसे कहा गया, पास्कलिन कहा गया, पास्कल मशीन कहा गया। फिर 1673 ईस्वी में लिप्टिन्स का कैलकुलेटर आया। लिप्टिन्स का कैलकुलेटर भी जोड़ जोड़ के गुना करने में सक्षम था, लिप्टिन्स का कैलकुलेटर। उसके बाद 1800 ईस्वी में पहुंचे, जोसेफ मेरी जैकवर्ड नाम का व्यक्ति आया, जिन्होंने लूम मशीन बनाई और लूम मशीन में पंच कार्ड का आविष्कार किया। लूम मशीन को कंट्रोल करने के लिए पंच कार्ड का आविष्कार कर दिया। वहां पंच कार्ड आया, तो पंच कार्ड आते ही आगे 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी के अंदर चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बना दिया, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने में सक्षम था। फिर 1833 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन ही बना दिया, जो कि मॉडर्न कंप्यूटर का बेस कहलाया, एनालिटिकल इंजन। उसी से कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाया और ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाया, चार्ल्स बेबेज। 1880 ईस्वी के लगभग डॉक्टर हरमन होलीरेथ आए और उन्होंने पंच कार्ड को उठा करके अपनी लूम मशीन के लिए प्रयोग कर लिया भाई। ठीक है ना? सॉरी, अपनी टैबुलेटिंग मशीन के लिए प्रयोग कर लिया पंच कार्ड को। इसीलिए पंच कार्ड को डॉक्टर होलीरेथ कार्ड भी कहा जाता है और पंच्ड कार्ड भी कहा जाता है। फिर शुरू हुई मेरे भाई जनरेशन पर आ गए, यानी कि पीढ़ियां शुरू हुई। पीढ़ियों में फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 1942 टू 54, 1942 से 54 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था, जो कि 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था। जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा प्रयोग हुआ था और वो एक ग्लास डिवाइस होती थी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल और एम्पलीफाई करती थी। उस जनरेशन के अंदर जो लैंग्वेज थी वो मशीन लैंग्वेज थी। उस जनरेशन के अंदर जो एग्जाम्पल थे वो ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC जो है यूज होते थे। और उसके बाद जो बेसिक पॉइंट जो थे वो क्या था? पंच कार्ड का इस जनरेशन के अंदर प्रयोग हुआ, मुख्य बिंदु में जिसे हम कहेंगे। सेकंड जनरेशन आई 1955 टू 64। उस जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, जिसका आविष्कार जॉन बार्डिन ने किया था। लैंग्वेज थी असेंबली, जिसके लिए ट्रांसलेटर लेकर आए, असेंबलर। फिर एग्जाम्पल जो थे वो आपके हनीवेल 730 और IBM 730 और हनीवेल 400 जो है इसके एग्जाम्पल थे। उसके बाद जो है थर्ड जनरेशन आई। थर्ड जनरेशन के अंदर हमने यूज की टेक्नोलॉजी IC, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके दो पार्ट थे, SSI और MSI। जो इसका पीरियड रहा था वो 1965 टू 74 रहा था। ठीक है ना? थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज थी बेसिक, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, C इत्यादि, जहां पर दो ट्रांसलेटर यूज हुए, एक कंपाइलर यूज हुआ, एक आपका इंटरप्रेटर यूज हुआ। जहां पर मुख्य बिंदु क्या था? टाइम शेयरिंग इस जनरेशन के अंदर आ गया था। इसी जनरेशन में, थर्ड जनरेशन की बात है। एग्जाम्पल थे PDP और CDC 6600, PDP 08, CDC 6600। इसके बाद फोर्थ जनरेशन आई, जिसमें LSI का प्रयोग हुआ। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जनरेशन जो है फोर्थ है और LSI टेक्नोलॉजी है। लैंग्वेज जो है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, जिसमें SQL शामिल है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज शामिल है। इसके जो एग्जाम्पल रहे वो था आपका एग्जाम्पल इसका क्रेव 1। और मुख्य बिंदु जो रहे इस जनरेशन के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर, जो कि इंटेल 4004 था, टेड होफ ने बनाया था। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर आ गया इसी जनरेशन के अंदर, फोर्थ जनरेशन के अंदर। इसका एग्जाम्पल आपको बता ही दिया मैंने। फिफ्थ जनरेशन आई। फिफ्थ जनरेशन में टेक्नोलॉजी ULSI और लैंग्वेज जो थी इसकी OPS 5, प्रोलोग, मर्करी। टेक्निक थी ULSI। और आपका एग्जाम्पल जो थे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पामटॉप, स्मार्टफोन, परम सुपर कंप्यूटर। इस जनरेशन के अंदर जो मुख्य बिंदु थे वो ये थे कि इस जनरेशन में जो है AI का विकास हुआ। AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन को इंटेलिजेंट बनाने को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। AI के जो पिता थे वो जॉन मैकार्थी थे। और मुख्य बिंदु में इसमें इंटरनेट का विकास हुआ। इस जनरेशन के अंदर इंटरनेट का विकास
हुआ मेरे भाई, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए मेरे भाई, ठीक है, चलो भाई आगे आ जाओ। अब आगे जब भी हम बढ़ते हैं जनरेशन से आगे, हमने इतिहास देख लिया कंप्यूटर का, क्या देख लिया है, इतिहास जो है हमने कंप्यूटर का देख लिया भाई, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, यानी कि आजकल मशीन जो है वो बड़ी इंटेलिजेंट हो चुकी है, ठीक है ना, सेंसिबल हो चुकी है, समझ जाती है सारी चीजें, ठीक है, क्लियर है बात सभी को। हाँ जी, जी थैंक यू सो मच। देखो अब जो है आप कई जगह कंप्यूटर देखते हो, आपके घर पे कंप्यूटर देखते हो वो अलग है, आपकी जेब में कंप्यूटर देखते हो वो अलग है, जो स्टेशन पे कंप्यूटर देखते हो वो अलग है, जो मिसाइल छोड़ने के लिए कंप्यूटर है वो अलग है, जो वॉशिंग मशीन में है वो कंप्यूटर अलग है, जो गाड़ी में है वो कंप्यूटर अलग है, बहुत सारी चीजें जो है वो अलग 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 है, ठीक है ना। तो अब कंप्यूटर एक्चुअल में है कौन से प्रकार का, तो वो देखेंगे भाई। कंप्यूटर को हम क्लासिफाइड कैसे करेंगे भाई, कंप्यूटर को हम क्लासिफाइड कैसे करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, क्लियर। तो देखिए मेरे भाई, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आप मेरे से पूछो कि मुझे सर कंप्यूटर लेना है, मैं कौन सा कंप्यूटर लूं, तो मैं ऐसे ही नहीं बताऊंगा कि कौन सा कंप्यूटर लेना है, मैं कहूंगा कि कंप्यूटर पहले ये बताओ कौन सी कैटेगरी का चाहिए आपको, क्लासिफाइड कर दूंगा मैं उसको दो तरीके से, कि आपको पहले वाला चाहिए कि दूसरे वाला चाहिए। अगर आपको पहले वाला चाहिए तो उसमें से ये लेना है, दूसरे वाला चाहिए तो उसमें से ये लेना है, ठीक है ना। तो देखो मेरे भाई, यानी कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे मेरे भाई, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, हिंदी में कहें तो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर भाई, भाई क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे भाई, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेरे भाई, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे भाई, वर्गीकरण, ठीक है ना, कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। वर्गीकरण कितने भागों में हुआ, कंप्यूटर का दो भागों में वर्गीकरण हुआ भाई, ठीक है ना, है ना। तो देखो कौन से दो भागों में वर्गीकरण हुआ, पहला भाग है, पहला भाग जो है आपका आंकड़े दिखाने के हिसाब से कंप्यूटर भाई, क्या दिखाने के हिसाब से, आंकड़े दिखाने के हिसाब से कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, आंकड़े दिखाने वाला कंप्यूटर भाई, आंकड़े दिखाने वाला कंप्यूटर मेरे भाई, ठीक है जी। दूसरा टाइप कौन सा है, दूसरा टाइप है गति व साइज के हिसाब वाला कंप्यूटर, गति व साइज वाले कंप्यूटर जो है भाई, गति व साइज वाले कंप्यूटर आ गए भाई, ठीक है ना, गति व साइज वाले कंप्यूटर। यहाँ कहोगे इंग्लिश में डेटा, अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन, क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन भाई, डेटा को रिप्रेजेंट करने के हिसाब से कंप्यूटर कितने प्रकार का है, अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन मेरे भाई। और यहां कहोगे अकॉर्डिंग टू स्पीड एंड साइज भाई, क्या कहोगे, अकॉर्डिंग टू स्पीड एंड साइज मेरे भाई, स्पीड एंड साइज, अकॉर्डिंग टू स्पीड एंड साइज कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, क्लियर। हाँ हाँ नोट करते जाओ, बिल्कुल नोट ही तो करोगे, नोट करने के बिना तो बात नहीं बनेगी, नोट ही तो है दुनिया में जिसने सबको नचा रखा है ना, मतलब नोट्स जरूर कर लेना, वो वाले नोट नहीं, ये वाला नोट कर लेना, ठीक है। तो देखिए भाई, गति व साइज के हिसाब से जो है ये भी कंप्यूटर पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए टाइप है, यहाँ पर ये जो तीन प्रकार का होता है, ये कौन सा होता है मेरे भाई, एक तो होता है एनालॉग, क्या होता है मेरे भाई, एनालॉग होता है, ठीक है ना, एनालॉग। एक होता है मेरे भाई डिजिटल, क्या होता है, डिजिटल होता है मेरे भाई, एक एनालॉग है एक डिजिटल है। और नंबर सी जो है ये आपका क्या है, हाइब्रिड है मेरे भाई, क्या है, हाइब्रिड है भाई, हाइब्रिड, ठीक है ना। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, ये तीन प्रकार का है, कौन से वाला, आंकड़े दिखाने के हिसाब से कंप्यूटर जो है, डेटा रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से कौन सा है भाई। हाँ ये नया टॉपिक है, ये नया टॉपिक है, जनरेशन से नेक्स्ट टॉपिक है, बिल्कुल सही बात है। गति व स्पीड के हिसाब से, साइज सॉरी गति व साइज के हिसाब से कंप्यूटर जो है वो कितने प्रकार का है,
वो 4 प्रकार का है। कौन सा है? नंबर 1 माइक्रो, नंबर 2 मिनी, इनके आगे कंप्यूटर जरूर लिख लेना फिर अगर लिखना चाहो तो, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। नंबर 3 मेन फ्रेम, मेन फ्रेम। नंबर 4 सुपर, नंबर 4 सुपर भाई, ठीक है ना। तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ये हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी मैं से सिर्फ टाइप लिखवाए हैं अभी कि ये टाइप इनके होते हैं, ठीक है ना। एक एक करके पढ़ेंगे, एनालॉग के बारे में, डिजिटल के बारे में, हाइब्रिड के बारे में, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ तक ओके करो, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर भाई, यहाँ तक डन करो एक बार। अब मेरे से कोई पूछे, अब जैसे आप पूछो कि सर मैंने कंप्यूटर लेना था, अब मैं पूछूंगा देखो ये बताओ मुझे, आंकड़े दिखाने के हिसाब से बताऊं या स्पीड में साइज के हिसाब से बताऊं? अगर आप मुझे कहोगे सर मेरा काम है हॉस्पिटल का, आंकड़े दिखाने के हिसाब से, यानी कि मुझे तो वेन्स वगैरह इस तरीके से चलती हुई दिखाई देनी चाहिए, तो फिर मैं आपको राय दूंगा कि यहाँ इन तीनों में से लो। अगर आप कहो सर मुझे घर पे प्रयोग करना है, फिर मैं कहूँगा इन चारों में से लो, ठीक है ना। इन चारों में से कौन सा लो वो आगे बताऊंगा, कभी अभी सुपर कंप्यूटर पे जा बैठो, ठीक है ना, बहुत महंगा होता है। समझ गए होंगे, बात समझ गए होंगे। अभी मैंने डिवाइड कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया मैंने, कौन सा कंप्यूटर आपके लिए बेस्ट है या कौन सा आपने लेना है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाऊं, ओके है सर, डन है सर, ओके। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। देखो एनालॉग है सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? एनालॉग पढ़ेंगे भाई, एनालॉग पढ़ें सबसे पहले, ठीक है। एनालॉग क्या होता है? एनालॉग जो कंप्यूटर होता है, एनालॉग जो डिवाइस होती है, वो मेरे भाई एनालॉग का जो सिग्नल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है मेरे भाई। ये एनालॉग के सिग्नल होते हैं भाई, एनालॉग कंप्यूटर की सिग्नल फॉर्म होती है, यानी कि एनालॉग डिवाइस की सिग्नल फॉर्म होती है भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? सर आप पहले टीचर हो जो अपना 110% देते हो कंटेंट में, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच अनिल। सर इसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, नहीं नहीं नहीं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तो क्यों, कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्लासिफाइड कर दिया दो भागों में, फिर टाइप आए, फिर कहेंगे टाइप, यानी कि मैं कहूंगा कि आंकड़े दिखाने के हिसाब से कंप्यूटर कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, फिर कहूंगा मैं, ठीक है ना, टाइप, वहां क्लासिफाइड, ठीक है ना। थैंक यू सो मच अनिल भाई, ठीक है। देखो अब एनालॉग कंप्यूटर के बारे में 2-3 बातें लिखेंगे भाई। लगातार सिग्नल में लगातार परिवर्तन पर काम करता है कौन से वाला कंप्यूटर? एनालॉग। हिंदी में लिखूंगा पहले, यह सिग्नल पर लगातार परिवर्तन में काम करता है भाई, सिग्नल पर लगातार परिवर्तन में पर काम करता है, लगातार परिवर्तन पर काम करता है मेरे भाई। सिग्नल में लगातार परिवर्तन पर काम कौन करता है? एनालॉग कंप्यूटर करता है। इट वर्क्स ऑन कॉन्टिन्यूस सिग्नल भाई, इट वर्क्स ऑन चेंजेस, इट वर्क्स ऑन चेंजेस ऑफ कॉन्टिन्यूस सिग्नल भाई, कॉन्टिन्यूस सिग्नल भाई, कॉन्टिन्यूस सिग्नल में लगातार चेंजेस जो आ रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस चेंजेस इन सिग्नल भाई, कॉन्टिन्यूस चेंजेस आएगा मेरे ख्याल से। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी वीक है ना, हर हाथ पैर जो है मेरे तंग है इंग्लिश के अंदर, तो थोड़ा सा कॉन्टिन्यूस चेंजेस ऑफ सिग्नल कर लीजिए भाई, है ना। बाकी देखो ये कंप्यूटर का फायदा है ना, ये कंप्यूटर का फायदा ले लिया मैंने, अदरवाइज तो ये डिलीट करना पड़ता है अपने को, है ना, मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, फिर बहुत बड़ा ये मार्क लगता। ये कंप्यूटर का फायदा, वहां से काटो वहां लगा दो। चलिए भाई ठीक है, इसको कंप्यूटर की भाषा में मूव कहते हैं, मूव, वहां से यहाँ मूव करना, ठीक है ना। ये जो है आपका, इट वर्क्स ऑन कॉन्टिन्यूस चेंजेस ऑफ सिग्नल भाई, सिग्नल के कॉन्टिन्यूसली लगातार चेंजेस पर वर्क करता है, ठीक है ना। इट्स एक्यूरेसी इज वेरी लो, इसकी जो एक्यूरेसी है वो कम होती है, इसकी एक्यूरेसी क्या होती है? एक इसकी एक्यूरेसी जो होती है लो होती है,
लो मीन्स कम होती है भाई, इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, लो होती है। लो एक्यूरेसी, इंग्लिश में सिर्फ पॉइंट लिख लो, लो एक्यूरेसी भाई, लो एक्यूरेसी होती है इसके अंदर, ठीक है ना, लो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कैसी है इसकी, लो है। कई बार आपसे एक शब्द पूछेगा, एक शब्द पूछेगा आपसे कि ये बताइए, ये शब्द जो है कंप्यूटर के कौन से फीचर को दर्शाता है, कंप्यूटर के कौन से फीचर को दर्शाता है मेरे भाई, ठीक है ना। एक शब्द है GIGO, साइड में नोट कर लेना, मैंने पहले बताया था आपको कि नोट्स जब भी बनाओ तो 80% एरिया नोट से कवर करना है, 20% एरिया छोड़ के चलना है। अब 20% वाला मैटर लिखवा रहा हूं मैं आपको जो 20% में है ना, ठीक है ना। चलिए, हाँ थोड़े बड़े फॉन्ट लिख दूंगा भाई, कोई बात नहीं। तो अब देखो, ये जो एक्यूरेसी है ये कंप्यूटर की कौन सी, ये जो एक्यूरेसी है ये GIGO शब्द से संबंधित है भाई। किस शब्द से संबंधित है, GIGO शब्द से संबंधित है। GIGO का मतलब क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO। इसका मतलब क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एज यू सो सो सेल यू रीप, यानी कि जैसा डालोगे वैसा निकालोगे, यानी कि जैसे आटा चक्की होती है। अब आटा चक्की में अगर गेहूं का दाना डाला है तो गेहूं का ही आटा मिलेगा, बाजरे के दाने डाले हैं तो बाजरा का आउटपुट मिलेगा, यानी कि आटा मिलेगा आपको, ठीक है ना। जैसा आपने इनपुट दिया है वैसा ही आउटपुट होगा भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को। सर बिना सिलेक्शन लिए आपसे मिल सकते हैं, कमाल है, मिल सकते हो, क्यों नहीं मिल सकते भाई, ठीक है ना। गार्बेज इन गार्बेज आउट मेरे भाई, गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्लियर। यहां तक की बातें समझ में आ गई। और ये किस चीज से संबंधित है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता को दर्शाता है, ये कंप्यूटर की एक्यूरेसी को दर्शाता है। यानी कि अगर आपने 2+2 डाला है इनपुट तो उत्तर 4 आ रहा है, इसका मतलब उत्तर 4 आ रहा है तो इसका मतलब 2+2 किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2+1 किया था और उत्तर 4 आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा इनपुट दिया होगा वैसा ही आउटपुट होगा। इसका मतलब सीधा से ये बनता है कि ह्यूमन कैन मेक अ मिस्टेक, कंप्यूटर कैन नॉट। आदमी गलती कर सकता है, कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता, इसका सीधा सा मतलब ये बना, ठीक है। क्लियर हुई बात सभी को यहां तक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। लो एक्यूरेसी के बाद भाई, ओके जी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच गोलू भाई, थैंक यू सो मच सभी को भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए भाई, इसके एग्जाम्पल क्या है, यानी कि इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण क्या है मेरे भाई, एग्जाम्पल क्या है, कौन से कंप्यूटर का, इसका एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण, एनालॉग डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, स्पीडोमीटर है मेरे भाई, स्पीडोमीटर इसका उदाहरण है, थर्मोमीटर इसका उदाहरण है, थर्मोमीटर जो है इसका उदाहरण है, यानी कि थर्मामीटर, स्पीडोमीटर इसके उदाहरण है भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को। हाँ जी भाई, शनिवार को अपनी ऑफलाइन क्लास होती है रैंकर गुरुकुल में ही, दिल्ली में ही। शनिवार को अपनी ऑफलाइन क्लास होती है रैंकर गुरुकुल के अंदर ही, शनिवार को 1 से 5 वहीं मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां तक की बातें होगी होंगी, क्लियर है। ये एनालॉग के बारे में था, किस बारे में था, एनालॉग के बारे में था। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, लो होती है, ठीक है ना। एक्यूरेसी जैसे कि थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में आप बुखार चेक करोगे तो बुखार बुखार में एग्जैक्ट नहीं बताएगा कितना बुखार है। हाँ जी मुखर्जी नगर, थर्मामीटर एग्जैक्ट नहीं बताएगा बुखार कितना है, अप्रोक्सीमेट भाई, लग रहा है कि बुखार है तो इंजेक्शन लगवा लो। लग रहा है का क्या मतलब है, ये बताइए बुखार है या नहीं। तो अप्रोक्सीमेट होता है कि लग तो रहा है यार बुखार है, एक इंजेक्शन तो लगवा ही लो भाई, हाँ या ना, ठीक है ना। एक साइड करो, या तो हाँ बुखार है या तो नहीं। तो एक्यूरेसी नहीं होती इसकी इतनी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर मेरे भाई, कौन सा कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर मेरे भाई, डिजिटल कंप्यूटर मेरे भाई।
डिजिटल कंप्यूटर में आ जाओ, फिर क्या होगा डिजिटल कंप्यूटर का हाल देखिए मेरे भाई। ये किस चीज पर काम करता है, इसका सिग्नल जो होता है डिजिटल कंप्यूटर का वो ये होता है मेरे भाई। ये होता है सिग्नल डिजिटल कंप्यूटर का, ठीक है ना। ये डिजिटल कंप्यूटर के सिग्नल होते हैं। ये जो लो होता है ये जीरो होता है, ये वन होता है, ये जीरो, ये वन, 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 ये जीरो होता है। इस तरीके से होता है। इट वर्क्स ऑन डिस्क्रीट वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, पूछ रहे हैं कि सर एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब होता है सत्यता, यानी कि सही रिजल्ट। सत्यता यानी कि सही रिजल्ट। भाई ये एक्यूरेट रिजल्ट, सही रिजल्ट नहीं निकालता। रिजल्ट निकालता है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट टू द पॉइंट रिजल्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकालता। एक्यूरेसी उसको बोलते हैं। सही रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट सही ही नहीं निकालता, रिजल्ट निकालता है, सही भी निकालता है, एग्जैक्ट नहीं निकालता। ठीक है ना जी, मोस्ट वेलकम भाई, कोई बात नहीं। चलिए भाई आ जाओ। ये क्या काम करता है डिजिटल कंप्यूटर आपका, यह डिस्क्रीट वैल्यू पर वर्क करता है मेरे भाई। किस चीज पर, डिस्क्रीट वैल्यू पर काम करता है भाई। यह डिस्क्रीट वैल्यू पर काम करता है मेरे भाई। किस वैल्यू पर काम करता है, डिस्क्रीट वैल्यू पर काम करता है। डिस्क्रीट क्या होता है, डिस्क्रीट होता है जो बदल जाए, 0 1 0 1 भाई, ठीक है ना। इट वर्क्स ऑन डिस्क्रीट वैल्यू भाई, इट वर्क्स ऑन डिस्क्रीट वैल्यू मेरे भाई। इट वर्क्स ऑन डिस्क्रीट वैल्यू, ये डिस्क्रीट वैल्यू पर काम करता है मेरे भाई। क्लियर है बात सभी को। हाँ इसीलिए तो मैंने डिवाइस कहा, इसीलिए मैंने डिवाइस कहा। डिवाइस जैसे अबेकस था वो कंप्यूटर नहीं था, वो डिवाइस था। जैसे जॉन नेपियर की लॉक्स एंड बोन्स था वो डिवाइस थी, वो कंप्यूटर नहीं थी। लेकिन कंप्यूटर से पहले चलने वाली चीजें जो है वो डिवाइस थी, फिर धीरे 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 कंप्यूटर बन गया। यहाँ पर भी ये डिवाइस, यहाँ इनकी जो बात कर रहा हूँ मैं, ये डिवाइस की बात कर रहा हूँ, एनालॉग डिवाइस है, ठीक है ना, एनालॉग डिवाइस। इसीलिए मैंने कहा एनालॉग डिवाइस है। यहाँ डिजिटल कंप्यूटर है, यहाँ पे क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है मेरे भाई, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है आपका, उदाहरण है इसका आपका, आपका नोटबुक उदाहरण है। डिजिटल नोटबुक, लैपटॉप लिख लीजिए, डिजिटल नोटबुक में कंफ्यूज हो जाओगे। लैपटॉप भाई, ठीक है ना, लैपटॉप जो है इसका उदाहरण है भाई। इसकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त होती है भाई, इसकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त होती है मेरे भाई, इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है भाई, काफी अच्छी होती है। ये एक्यूरेट रिजल्ट देता है भाई, ठीक है ना। ये जो है आपका एक्यूरेट रिजल्ट देता है। कौन से वाला कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। कौन से वाला कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। एक्यूरेसी का शब्द समझिए गए होगे, इसका मतलब है GIGO, यानी कि जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा, ठीक है। ये डिजिटल कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है भाई, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक बात, बताओ एक बार। न्यूमेरिकल आंकड़ों पर काम करता है, 0 और 1 पर, डिस्क्रीट वैल्यू पर काम करता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ते हैं फिर। ओके सर, डन है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ जाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर पर चलते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर मेरे भाई, हाइब्रिड कंप्यूटर भाई, जो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है, जो आपका क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर है मेरे भाई, ये दोनों की विशेषताओं को मिलाकर के बनाया गया है। इसमें एनालॉग व डिजिटल दोनों के फीचर शामिल हैं भाई। इसमें एनालॉग
व डिजिटल दोनों के फीचर शामिल हैं भाई, दोनों की विशेषताएं शामिल हैं भाई, दोनों की विशेषताएं शामिल हैं, विशेषताएं शामिल हैं भाई। एनालॉग व डिजिटल दोनों की विशेषताएं जो है इसके अंदर शामिल है भाई। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल भाई, ठीक है ना। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल भाई। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल भाई, एनालॉग एंड डिजिटल मेरे भाई। एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड कंप्यूटर का, ठीक है। एग्जाम्पल मेरे भाई, उदाहरण, उदाहरण माने एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए भाई, आईसीयू में रखा हुआ कंप्यूटर, आईसीयू में रखा कंप्यूटर, कंप्यूटर प्लेस्ड इन आईसीयू, आईसीयू में रखा कंप्यूटर, यानी कि इसको कहेंगे कंप्यूटर प्लेस्ड इन आईसीयू, कंप्यूटर प्लेस्ड इन आईसीयू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, आईसीयू मतलब हॉस्पिटल में जो यूज होता है, जहां पे दोनों तीनों चीजें ही दिखाई जाती हैं, ठीक है ना। चांदनी कुमारी जी, इन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और होगा भी तो मतलब क्लास के लास्ट के 2 मिनट में दूंगा, ठीक है ना। शेड्यूल कैसे बनाना है आपने देखना, वो तो मैंने कोई शेड्यूल नहीं बनाना, आपने देखना कि शेड्यूल कैसे बनाओगे। शेड्यूल 18-18 घंटे का बना लेते हैं बच्चे, आप तो 8 घंटे की बात कर रहे हो सिर्फ, ठीक है ना। चलिए भाई, अब देखो इसके बाद और उदाहरण है। एटीएम मशीन जो है इसका उदाहरण है, एटीएम मशीन जो है इसका एग्जाम्पल है मेरे भाई, एटीएम मशीन, ठीक है ना। पेट्रोल पंप की मशीन भी इसी का एग्जाम्पल है भाई, पेट्रोल पंप की जो मशीन है इसी चीज का एग्जाम्पल है, एटसेट्रा भाई, ठीक है ना। आजकल बहुत सारी चीजें जो है हाइब्रिड आ चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में से बार बार जो है यही एग्जाम्पल आपसे उठा करके पूछ लेता है कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर जो है हाइब्रिड है, कौन सा कंप्यूटर एनालॉग, कौन सा कंप्यूटर डिजिटल है, और कौन सी डिवाइस एनालॉग है भाई, ठीक। चलिए, इसमें एक नोट आता है एनसीईआरटी बुक के अंदर, और वो कई बार क्वेश्चन में यूं के यूं शामिल कर लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम के अंदर। देखो भाई, हाँ भाई एनालॉग होता है वो, बिल्कुल। सर पीसी क्या है, पुलकित कहाँ लिखा है पीसी मैंने, पीसी तो मैंने लिखा ही नहीं अभी तक, तो जब लिखेंगे तो बात करेंगे पीसी भाई, है ना। देखिए भाई, हिंदी में लिख रहा हूं, पहले मैं एक बार, रक्षा रडार, रक्षा रडार को नियंत्रित करने, को नियंत्रित करने, रक्षा रडार को नियंत्रित करने व जहाजों का रूट तय करने, जहाजों का रूट तय करने में सहायक है, सहायक है हाइब्रिड कंप्यूटर भाई। कौन सा कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। कई बार इसको यूं का यूं क्वेश्चन बना लिया जाता है, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाता है कि रक्षा रडार को नियंत्रित करने, जहाजों का रूट तय करने के लिए कौन सा कंप्यूटर काम में आता है भाई, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून भाई, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। तो टू कंट्रोल, टू कंट्रोल डिफेंस रडार, and
टू सेट रूट, टू सेट रूट फॉर एरोप्लेन, एरोप्लेन हाइब्रिड कंप्यूटर इज यूज्ड भाई, हाइब्रिड कंप्यूटर इज यूज्ड, हाइब्रिड कंप्यूटर इज यूज्ड मेरे भाई। ठीक है ना, क्लियर होगी बात सभी को? ठीक है ना भाई, कट ऑफ वगैरह के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं होती है, ठीक है ना, मुझे मेरे सिलेबस के बारे में जानकारी होती है, वही पूछो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, यहाँ तक टाइप हम पढ़े हैं हमने टाइप। अब जो है आप मुझे कमेंट करके कोई भी आपका इनसे संबंधित कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट की 2 मिनट है आपके पास, लास्ट की आपके पास 2 मिनट हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इन चीज़ों से संबंधित तो पूछ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, क्लियर बात सभी को? चलिए मैं आपकी ये पीडीएफ एक बार शेयर कर देता हूँ, तब तक आप जो है देखिए एक बार, कुछ पूछना है तो, और नहीं पूछना है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, क्लास नंबर 5 है ये, ठीक है, क्लास नंबर आपकी 5 है। चलिए, नो प्रॉब्लम सर, थैंक्स सर, ओके भाई। सर प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे, ये प्रैक्टिकल वाला भूत छोड़ दो, जिसके दिमाग में ये रहेगा कि कंप्यूटर प्रैक्टिकल पढ़ने से ही आएगा, कंप्यूटर कभी आएगा नहीं तो कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बोर्ड पर ही होते हैं, प्रैक्टिकल कभी आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी आसमान में जा करके, है ना, आसमान में जा करके फिजिक्स पढ़ी है कभी? कभी जियोग्राफी में मतलब चंद्रमा वगैरह पर जा करके, या कहीं मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मांड में जा करके कभी जियोग्राफी पढ़ी है आपने? ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एक बार प्रैक्टिकल करूंगा तभी आएगा। कॉन्सेप्ट हमेशा बोर्ड से ही क्लियर होते हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो जाएगा प्लॉट भाई। ठीक है, डिजिटल स्पीडोमीटर जो आया हुआ है आजकल वो डिजिटल ही होता है। ठीक है ना जी, बहुत अच्छी बात है भाई सोनम, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।